Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. चलिए आज इस विषय की पढ़ते खोलते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है जो मतलब अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसके बारे में बाहर बहुत कम बात होती है। हाँ, एकदम सही कहा। हम बात कर रहे हैं झारखंड के साहित्य की। अगर हम झारखंड के साहित्य को एक बहुत बड़े परिदृश्य की तरह देखें ना, तो इसकी मुख्य रूप से 3 बड़ी शाखाएं नजर आती हैं। पहला जनजातीय साहित्य, फिर सदानी साहित्य और तीसरा हिंदी साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल है। और ये तीनों ही अपने आप में बहुत विशाल है। बिल्कुल है। लेकिन आज का हमारा जो मिशन है ना, वो इस पूरी तस्वीर के सबसे गहरे और सबसे मजबूत हिस्से तक पहुंचना है। आज हम झारखंड के अत्यंत समृद्ध जनजातीय साहित्य की इस गहन चर्चा में गोता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य फोकस संथाली और मुंडारी साहित्य पर ही रहने वाला है। एकदम सही पकड़ा। विशेष रूप से हमारा पूरा ध्यान संथाली और मुंडारी साहित्य पर केंद्रित रहेगा। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जहां कहानियां जंगलों की मौखिक परंपरा से निकलकर सीधे राष्ट्रीय स्तर के साहित्य अकादमी पुरस्कारों तक का रास्ता तय करती हैं। ये सफर सच में हैरान करने वाला है ना? और शुरुआत में ही श्रोताओं के लिए एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। संथाली साहित्य की पारंपरिक कहानियों में अक्सर जंगली पशुओं को मुख्य पात्रों मतलब कैरेक्टर्स के रूप में प्रस्तुत करने की एक अद्भुत परंपरा रही है। यह तथ्य गहराई से इस बात को स्थापित करता है कि जनजातीय जीवन का प्रकृति और वन्य जीवों के साथ कितना अटूट जुड़ाव रहा है। उनकी कहानियों में जानवर कोई मूक दर्शक नहीं है। वे इंसानों की तरह सोचते हैं, बोलते हैं और जीवन के बड़े फलसफे सिखाते हैं। बिल्कुल। अगर हम संथाली भाषा की बात करें तो इसके भाषाई मूल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। संथाली भाषा मुख्य रूप से ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से आती है। रुकिए, ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है। इसका सरल शब्दों में मतलब क्या है? हाँ, इसे बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये एक बेहद प्राचीन भाषा परिवार है जो हमारी इंडो आर्यन भाषाओं से बिल्कुल अलग है। जैसे हिंदी या संस्कृत है, उनसे एकदम अलग। ये उन मूल निवासियों की भाषा की जड़ें हैं जिनका संबंध भारत के बहुत पुराने और गहरे इतिहास से है। अच्छा, मतलब ये इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी आवाजों में से एक है। बिल्कुल। और जो बात इस साहित्य को इतना खास बनाती है वो ये है कि सदियों तक ये पूरी तरह से मौखिक परंपरा का हिस्सा रहा। पीढ़ियों तक ये कहानियां और गीत सिर्फ सुनकर और बोलकर आगे बढ़े। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। हाँ, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब इस भाषा ने मौखिक रूप से निकलकर लिखित रूप में अपनी एक ठोस पहचान बनाई। दस्तावेजों, किताबों और लिपियों के माध्यम से इस साहित्य को सहेजने का वो पूरा सफर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उन शुरुआती कदमों की बात करते हैं जब संथाली भाषा को लिपिबद्ध करने और उसका व्याकरण बनाने का काम शुरू हुआ था। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल, यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। इस देसी और पूरी तरह से माटी से जुड़ी भाषा को सहेजने के शुरुआती प्रयास विदेशी विद्वानों द्वारा किए गए थे। सही कहा। अगर हम 1850 के दशक में जाएं, तो 1852 का साल एक बड़ा मील का पत्थर है। 1852 में संथाली भाषा पर पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि उस दौर में किसी विदेशी मिशनरी के लिए बिना किसी डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेट के एक मौखिक भाषा को समझना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी ना। विदेशी विद्वानों, खासकर ईसाई मिशनरियों ने जब इन घने जंगलों वाले इलाकों में काम करना शुरू किया तो उन्हें स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करना ही था। संवाद के बिना तो काम नहीं चल सकता था। एकदम। और भाषा को गहराई से समझने के लिए शब्दों को पकड़ना जरूरी था। इसलिए 1867 और 1868 के साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, 1867 में ईजी मन द्वारा संथालिया एंड द संथाल का प्रकाशन हुआ था। और ठीक उसके अगले साल यानी 1868 में रे ई एल पक्सुले ने वोकैबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज तैयार की, जो एक तरह से शब्दों को जमा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। मतलब पहले भाषा का परिचय हुआ और फिर शब्दों का संग्रह। इसके बाद तो निश्चित रूप से व्याकरण की जरूरत पड़ी होगी। जी बिल्कुल। और यहीं पर 1873 में
L.O. स्क्रेप्सरुड का नाम आता है। उन्होंने संथाली भाषा का पहला व्याकरण प्रकाशित किया, जिसे अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज नाम दिया गया। और जब व्याकरण बन गया तो शब्दों के सही अर्थ के लिए एक पूरी डिक्शनरी की भी जरूरत महसूस हुई। इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया। बिल्कुल सही क्रम पकड़े हैं। और इस अकादमिक ढांचे को और मजबूत करने का काम हुआ 1929 में, जब P.O. बोर्डिंग की मटीरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर आई। इस किताब ने संथाली भाषा के व्याकरण को और अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। लेकिन व्याकरण और शब्दकोश तो सिर्फ एक भाषा का ढांचा होते हैं। साहित्य का असली रंग तो रचनात्मकता में होता है, कविताओं और कहानियों में। 100%। और साहित्य की ये रचनात्मकता हमें 1936 में देखने को मिलती है। 1936 में पाल जुझार सोरेन ने मौलिक कविताओं का एक बेहतरीन संग्रह प्रकाशित किया, जिसका नाम था उनाढ़े बहा डालवाक। जी, उनाढ़े बहा डालवाक। ये संथाली साहित्य में भावनाओं को पन्नों पर उतारने का एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आता है 1946 का साल। ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी चौंका सकता है। संथाली भाषा का जो सबसे पहला उपन्यास है, उसका नाम है हड़म वाक आतो, जिसका मतलब होता है हाड़मा का गांव। हाँ, हाड़मा का गांव। 1946 में प्रकाशित इस उपन्यास को आर कार्टियर्स ने लिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी कहानी और संथाली भाषा का ये पहला उपन्यास रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ था। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस संक्रमण काल का बहुत बड़ा उदाहरण है जब एक मौखिक भाषा लिखित रूप धारण कर रही थी। शुरुआती दौर में क्योंकि विदेशी विद्वानों का योगदान बहुत बड़ा था, इसलिए संथाली भाषा को पन्नू पर उतारने के लिए सबसे पहले रोमन लिपि का ही सहारा लिया गया। मतलब भाषा संथाली थी, लेकिन उसका पहनावा रोमन था। बिल्कुल सटीक कहा। इसके बाद जो दूसरा उपन्यास आया, उसका नाम था मुहिला चैचेत दाई, जिसका अर्थ होता है अध्यापिका महिला। इसे ननकू सोरेन ने लिखा था। ये भी दिलचस्प है कि शुरुआती दौर के उपन्यासों में ही शिक्षा और महिलाओं जैसे विषयों को छुआ जा रहा था। लेकिन कोई भी भाषा तब तक पूरी तरह से स्वतंत्र और अपनी नहीं लगती जब तक उसकी अपनी खुद की लिपि न हो। रोमन लिपि तो एक काम चलाओ पुल की तरह थी। हाँ, अपनी लिपि का होना किसी भी समुदाय के लिए गर्व की बात होती है। और यहीं से संथाली साहित्य का एक तरह से स्वर्ण युग शुरू होता है। 1941 का साल संथाली इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बिल्कुल, जब पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने कमाल किया। हाँ, 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की। ओल चिकी का आना संथाली समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा पल था। पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्हें सम्मान से गुरु गोमके कहा जाता है, उन्होंने सिर्फ एक लिपि नहीं दी, बल्कि अपनी संस्कृति को एक नया आत्मविश्वास दिया। रघुनाथ मुर्मू जी ने साहित्य भी रचा। उनके द्वारा संथाली का प्रथम साहित्यिक नाटक लिखा गया, जिसका नाम है बिस्सू चांदन। और एक खास बात यह भी है कि इस नाटक का पहली बार प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि में किया गया था। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे संथाली भाषा अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल कर रही थी। रोमन हो गई, उड़िया हो गई, और फिर देवनागरी लिपि ने भी संथाली साहित्य को अपने अंदर समेटा। देवनागरी लिपि में संथाली का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था कुकमू यानी स्वप्न। इसके रचयिता थे बाल किशोर साहू। इसी क्रम में 1947 में मैकफिल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली भी आई। लेकिन यहाँ एक ऐसे नाम का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिन्हें संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। डुमन साहू समीर। जी, डुमन साहू समीर। उनका योगदान बहुत विशाल है। 1947 में ही, यानी आज़ादी के साल, इन्होंने संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन शुरू किया। और एक समाचार पत्र किसी भाषा को जो रफ्तार दे सकता है, वो किसी और माध्यम से शायद संभव नहीं है। एकदम। फिर 1951 में डुमन साहू समीर की संथाली प्रवेशिका आई और उसी साल केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। समीर जी की एक और बहुत शानदार पुस्तक 1953 में आई, जिसका नाम था दिसुम बाबा। हाँ, दिसुम बाबा। इसकी खासियत ये है कि इसमें संथाली लोकगीतों को छंद के रूप में देवनागरी लिपि में पिरोया गया है। और 1953 में ही शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का एक संग्रह भुरकाइपिल भी प्रकाशित हुआ। इतने सारे लोगों के अनवरत प्रयास का ही नतीजा है कि संथाली साहित्य आज इतना जीवंत है। और इसकी जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है इसका साहित्य अकादमी पुरस्कारों तक पहुंचना। बिल्कुल। 2010 में भोगला सोरेन को उनके बेहतरीन संथाली नाटक राही रावण काना के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साहित्य अकादमी की ये सूची कोई छोटी मोटी नहीं है। संथाली रचनाकारों ने हर विधा में अपनी जगह बनाई है। अगर हम कविता और जीवनी की बात करें तो जदुमणि बेसरा को उनके कविता संग्रह भावना के लिए और रामचंद्र मुर्मू को गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की जीवनी लिखने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। और नाटकों और कहानियों में भी वे पीछे नहीं हैं। खैरवाल सुरेन को उनके नाटक चैत्रे चिकायना के लिए और बादल हेम्ब्रम को उनके कहानी संग्रह मानवी के लिए ये सम्मान मिला है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि एक बार में सबके नाम लेना सच में मुश्किल लगता है तो सही, लेकिन कुछ और प्रमुख रत्नों का जिक्र करना तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। जैसे दमयंती बेसरा की शाय साहेंद और उनके साथी आदित्य कुमार मरांडी, गंगाधर हांसदा, अर्जुन चरण हेम्ब्रम, जमादार किस्कू और रविलाल टुडू जैसे रचनाकारों ने भी अपने शब्दों से इस मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गोविंद चंद्र मांझी, भुजंग टुडू और श्याम बेसरा का नाम भी आता है। श्याम बेसरा, जिन्हें जीवी रेनर्क भी कहा जाता है, उनका उपन्यास मरोम बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा कालीचरण हेम्ब्रम, रूपचंद हांसदा, निरंजन हांसदा जैसे दिग्गज भी इस साहित्यिक आकाशगंगा का हिस्सा हैं। और कजली सुरेन, जिन्हें जगन्नाथ सुरेन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी रचना सवर्णाकार बली रे अनन पंजायो को भी ये अकादमी पुरस्कार मिला है। ये इतनी शानदार सूची है जो सीधे तौर पर यह साबित करती है कि 1850 के दशक में जो भाषा सिर्फ मौखिक थी, उसने ओलचिकी की खोज से होते हुए आज साहित्य के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय कर लिया है। ये सफर सच में एक मिसाल है। लेकिन संथाली साहित्य की इस सुनहरी यात्रा के बाद अब मुंडारी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करना भी उतना ही रोचक है। मुंडारी भाषा का तो अपना एक अलग ही संसार है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि मौखिक परंपराओं, रहस्यमयी लोक कथाओं और प्राचीन महाकाव्यों का एक अथाह खजाना है। हाँ, मुंडारी साहित्य का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी घने जंगल के बीच आग के चारों तरफ बैठकर कोई पुरानी गाथा सुनाई जा रही हो। बिल्कुल वैसा ही दृश्य देता है। और इस जादुई दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोसोबोंगा। ये मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख लोक कथा या कहें तो बैले है। बैले यानी ऐसी कहानी जिसे गाया जाता है। बिल्कुल। और इसे गाता कौन है? इसे देवड़ा द्वारा बहुत ही विशेष धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गाया जाता है। उस दृश्य की कल्पना करना ही कितना अद्भुत है, जहां एक देवड़ा रहस्यमयी माहौल में इस गाथा को गा रहा हो। सच में रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव होता होगा। और इस मौखिक महाकाव्य को बाद में पुस्तक के रूप में संकलित करने का बहुत बड़ा काम जगदीश त्रिगुणायत जी ने किया। और इसी तरह मुंडा कथाओं का एक और प्रमुख लोक कथा संग्रह है मटूरा कहानी, जिसे मिनास उड़िया ने रचा है। ये लोक कथा मुंडा समाज के इतिहास का एक तरह से आईना है। लेकिन संथाले की ही तरह मुंडारी भाषा को भी आधुनिक और व्याकरणिक रूप देने का काम 19वीं सदी में ही शुरू हुआ था। इसकी अकादमिक शुरुआत 1871 में होती है, जब राखल दास ने एन इंट्रोडक्शन टू द मुंडारी लैंग्वेज लिखी। इसके बाद 1873 में जेसी व्हिटली ने मुंडारी प्राइमर का प्रकाशन किया। मुंडारी व्याकरण को व्यवस्थित करने के लिए 1882 में ए नोट्रोट और 1891 में डी स्मिथ द्वारा मुंडारी ग्रामर लिखी गई। और भाषा के विकास के दृष्टिकोण से 1899 का साल भी बहुत अहम है, क्योंकि इसी वर्ष मुंडारी बाइबल का प्रकाशन हुआ था। लेकिन मुंडारी साहित्य के इतिहास में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता है और जो इस भाषा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, तो वो है जॉन हॉफमैन। जॉन हॉफमैन का नाम तो मुंडारी के लिए पर्याय बन चुका है। फादर जॉन हॉफमैन का काम सिर्फ मुंडारी भाषा सिखाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे मुंडारी समाज के ज्ञानकोश को ही दस्तावेजी रूप दे दिया। उन्होंने 1893 में ए मुंडारी स्टार्ट रीडर से शुरुआत की, फिर 1896 में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर और 1903 में अपना मुंडारी ग्रामर लिखा। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो काम उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया, वो 1915 में आया। हाँ, 1915 का वो ऐतिहासिक प्रकाशन। बिल्कुल, 1915 में जॉन हॉफमैन द्वारा लिखित एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का प्रकाशित हुई। आजकल लोग एक छोटी सी रिपोर्ट लिखने में थक जाते हैं, और उन्होंने 1915 में पूरा का पूरा विश्वकोश ही तैयार कर दिया। वो भी उस समय जब तकनीक के नाम पर कुछ नहीं था। एकदम सही। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं है, ये मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश है, जिसने मुंडारी संस्कृति, उनके शब्द, उनकी पूरी जीवन शैली को एक जगह सहेज दिया। सही कहा।
इस विश्वकोश के अलावा भी कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे 1907 में मौलवी अब्दुल वली द्वारा लिखित होरो दुरुन को। फिर एस.सी. राय का अकादमिक काम बहुत बड़ा है, जिन्होंने 1912 में मुंडाज एंड देयर कंट्रीज और 1928 में मुंडा कम्युनिटी जैसी किताबें लिखकर मुंडा समाज को बाहरी दुनिया से परिचित कराया। और अगर हम लोकगीतों की बात करें तो 1942 में W.G. आर्चर ने मुंडारी लोकगीतों का एक बहुत ही शानदार संकलन मुंडा दुरड़ तैयार किया। 1956 में P.K. मित्रा की किताब मुंडारी फोकटेल आई, जिसने लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। और भाषा विज्ञान के स्तर पर देखा जाए तो 1957 में जॉन गुम्प्रेस द्वारा लिखित नोट्स ऑन द फोनोलॉजी ऑफ मुंडारी ने इस भाषा की ध्वनि विज्ञान यानी इसके साउंड स्ट्रक्चर को समझने में बड़ी भूमिका निभाई। अकादमिक संकलनों के साथ साथ मुंडारी में मौलिक लेखन भी काफी हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। मनमसी मुंडू की रचना मुंडारी टुडू कोठारी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बलदेव मुंडा ने बज रही बांसुरी और चोंगा दुरड़ जैसी बेहतरीन रचनाएं दी। नाटक के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है, जैसे सुखदेव वरदयार का बिरसा भगवान नाटक। और एक सबसे अहम बात यह भी है कि इस भाषा में पत्रकारिता ने भी अपने मजबूत कदम रखे। झारखंड के बड़े आदिवासी नेता जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी संगकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसने वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया। इस पूरी चर्चा को देखने के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि इन भाषाओं ने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। हाँ, जो भाषाएं कभी केवल झारखंड के जंगलों में जानवरों की कहानियों के रूप में या सोसो बोंगा गाने वाले देवड़ा के गीतों तक सीमित थीं, उन्होंने खुद का व्याकरण बनवाया, डिक्शनरी तैयार करवाई, ऑलचिकी जैसी अपनी लिपि का आविष्कार किया, हॉफमैन जैसे विद्वानों से एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लिखवाई, और आज वे भारत के सबसे बड़े साहित्यिक मंच तक शान से पहुंच चुकी हैं। और ये सफर अपने पीछे एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि जब किसी समुदाय को ओलचिकी जैसी अपनी खुद की एक लिपि मिल जाती है, या जब सदियों पुरानी उनकी मौखिक परंपरा एनसाइक्लोपीडिया के पन्नों में दर्ज हो जाती है, तो ये सिर्फ किसी एक भाषा का विकास नहीं होता। ये एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने के बराबर होता है। तो चलिए इस सफर के पहले बड़े पड़ाव पर चलते हैं, हो भाषा का साहित्य। हाँ, हो भाषा। रिसर्च पढ़ते हुए मैं एक बात पर बहुत हैरान थी। मतलब हम अक्सर मानते हैं कि जनजातीय भाषाओं का लिखित इतिहास बहुत नया होगा, लेकिन हो भाषा, जिसकी अपनी एक बिल्कुल अलग शब्दावली और बहुत ही यूनिक उच्चारण पद्धति है, उसका लिखित सफर 1840 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। 1840? हाँ, 1840 में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज नाम की किताब आई थी। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। भारत में अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, न कोई इंटरनेट है, न कोई टाइपराइटर। बिल्कुल। उस दौर में किसी सुदूर जनजातीय इलाके में जाकर एक ऐसी भाषा को सुनना जिसकी कोई लिपि नहीं है, उसके अजीबोगरीब उच्चारणों को समझना, हाँ, और फिर उसका व्याकरण तैयार करना, ये किसी बहुत बड़े एडवेंचर से कम नहीं रहा होगा। सच में। व्याकरण की ये किताब महज एक किताब नहीं थी। ये एक ऐसा नक्शा था जिसने पहली बार बाहरी दुनिया को हो भाषा के स्ट्रक्चर से वाकिफ कराया। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन मुझे लगता है कि व्याकरण तो सिर्फ भाषा का एक कंकाल है ना? उसमें जान तो कहानियों और गीतों से आती है। शायद इसीलिए 1866 में भीमराव सोलंकी की ग्रामो बुक हो काजी आई, और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में फोकस बदलता हुआ दिखता है। कैसे? 1902 में N.K. बोस और C.H. बॉम्बास ने फोकलोर ऑफ द कोल्हान नाम से हो लोकगीतों की पहली किताब छापी। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, व्याकरण आपको ये बताता है कि बोलना कैसे है, लेकिन लोकगीत ये बताते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। फोकलोर ऑफ द कोल्हान का आना एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कदम था। जब 1902 में इन लोकगीतों को कागज पर उतारा गया ना, तो दुनिया को पहली बार हो समुदाय के सुख दुख का पता चला। हाँ, उनकी जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का पता चला। ये कंकाल में आत्मा डालने जैसा काम था। और इसी दौरान व्याकरण को स्टैंडर्डाइज करने का काम भी समानांतर रूप से चल रहा था। हाँ, वो भी जरूरी था। जैसे 1905 में ए नॉटरॉट की ग्रामर ऑफ द कोल आई, और फिर 1915 में लियोनेल बरो की हो ग्रामर। जी हाँ, लियोनेल बरो की किताब ने हो भाषा को और ज्यादा व्यवस्थित किया। और एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो यह कि 1930 में
जब फादर हॉफमैन ने अपना बहुत बड़ा महाग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार किया, अच्छा, तो उसमें भी हो भाषा के लोकगीतों और कथाओं को बहुत प्रमुखता से जगह दी गई। इससे तो अकादमिक दुनिया में बहुत बड़ी मान्यता मिली होगी। बिल्कुल मिली। लेकिन इन सब में एक चीज जो मुझे थोड़ी खटक रही है वो ये कि ये सारे प्रयास बाहरी लोगों, ज्यादातर पश्चिमी विद्वानों द्वारा किए जा रहे थे। क्या कोई ऐसी रचना है जिसने हो साहित्य को पूरी तरह से बदल के रख दिया हो? बिल्कुल है, और वो टर्निंग पॉइंट आया 1942 में। 1942 में क्या हुआ? W.G. आर्चर ने एक किताब संकलित की, होदुरंड। होदुरंड, हाँ। इसमें देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके लोकगीतों का एक बहुत विशाल संकलन तैयार किया गया। इस किताब का कद इतना बड़ा है कि इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। और ये डिजर्व भी करता है। मतलब जब किसी भाषा के पास अपना महाकाव्य आ जाता है तो उसका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। और देवनागरी में छपने के कारण इसकी पहुंच भी बहुत बढ़ गई होगी। बिल्कुल। लेकिन असली आत्मविश्वास तो तब आता है ना जब कोई समुदाय अपनी कहानी खुद लिखता है। हाँ, वो सबसे जरूरी है। मुझे रिसर्च का वो हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया जहां पहली बार किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताब का जिक्र है। उस किताब का नाम है रुमुल और इसे सतीश कोड़ा सेंगल जी ने लिखा था। यह एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक पल होता है किसी भी भाषा के लिए। सोचिए, दशकों से विदेशी लोग आपकी भाषा पर शोध कर रहे हैं। आप सिर्फ एक विषय है उनके लिए। हाँ, लेकिन जब सतीश कोड़ा सेंगल रुमुल लिखते हैं तो हो समुदाय अचानक शोध के विषय से उठकर अपना साहित्य रचने वाला बन जाता है। ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। बिल्कुल थी। और ये आत्मनिर्भरता आज के समय में कितनी परिपक्व हो चुकी है, ये डॉक्टर जामुन सिंह सोए के काम से पता चलता है। हाँ, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उनके काम की लिस्ट देखिए। उन्होंने शिष्ट साहित्य पर आधुनिक हो लिखी, बाहा सगेन और हरा सागिन जैसे काव्य संग्रह लिखे। और सबसे दिलचस्प, उन्होंने कुड़ी नाम और हो कुड़ी जैसे उपन्यास भी लिखे। यहाँ शिष्ट साहित्य को थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, लोक साहित्य वो है जो आम जनमानस में पीढ़ियों से मौखिक रूप से चला आ रहा है। लेकिन जब हम शिष्ट साहित्य की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो साहित्य जो व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए आधुनिक दौर के जटिल विषयों पर सोच समझ कर रचा गया है। समझ गई। डॉक्टर जामुन सिंह सोए द्वारा उपन्यास लिखना ये साबित करता है कि हो भाषा अब सिर्फ जंगलों या पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। वो आज के समाज की कहानियों को बयां करने में सक्षम है। क्या जबरदस्त सफर है। सच में। अब अगर हम इसी जमीन की एक और अहम भाषा खड़िया की तरफ मुड़ें तो नोट्स कहते हैं कि खड़िया का लिखित साहित्य अभी अपने विकासशील चरण में है। यानी ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ें कम पुरानी नहीं है। देखिए, विकासशील होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसका इतिहास कमजोर है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें अभी वो तेजी आनी बाकी है जो शायद कुड़ुक या हो में आ चुकी है, लेकिन इसकी नींव बहुत मजबूत है। नींव की बात करें तो 1894 में G.C. बनर्जी की इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज आ चुकी थी। बिल्कुल। और फिर 1934 में फ्लोर कैंसन्स ने खड़िया शब्दकोश यानी डिक्शनरी तैयार की। डिक्शनरी बनाना तो किसी भाषा के लिए एक तरह से सीड बैंक या बीजों का खजाना बनाने जैसा है ना। क्या क्लीन अप मार दी है आपने। बिल्कुल, शब्दकोश एक सीड बैंक ही तो है। हाँ। जब फ्लोर कैंसन्स ने ये डिक्शनरी बनाई तो उन्होंने खड़िया भाषा के हजारों ऐसे शब्दों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जो शायद आधुनिकीकरण के प्रभाव में आकर लुप्त हो सकते थे। सही बात है। जब आपके पास शब्दों का एक मानक खजाना तैयार हो जाता है ना, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उस भाषा में कुछ भी नया लिखना बहुत आसान हो जाता है। और इसके तुरंत बाद 1937 में S.C. राय की द खड़ियाज और 1942 में W.G. आर्चर की खड़िया ओलोंग का आना भी बहुत अहम था। बहुत अहम था। इनमें खड़िया लोक कथाओं, लोक गीतों और सबसे जरूरी चीज मंत्रों को संकलित किया गया। इन दोनों विद्वानों की दूरदृष्टि की दाद देनी पड़ेगी। देखिए, जनजातीय समाज में मंत्र सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा नहीं होते। तो और क्या होते हैं? वे उनके इलाज, उनकी खेती, उनके जन्म और मृत्यु यानी जीवन के हर अहम हिस्से से जुड़े होते हैं। अच्छा। मंत्रों में उस समुदाय का पूरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सार छिपा होता है। इन्हें संकलित करके S.C. राय और आर्चर ने खड़िया संस्कृति की आत्मा को बचा लिया। इसके बाद नोट्स में खड़िया भाषा की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का जिक्र है,
जैसे तारदी और जोहार। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, पूछिए। क्या महज एक या दो पत्रिकाओं के छपने से किसी भाषा का विकास हो सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। हमें समझना होगा कि पत्रिकाएं किताबों से अलग कैसे काम करती हैं। कैसे? किताब एक बार छपती है और लाइब्रेरी में रख दी जाती है, लेकिन पत्रिका हर महीने या हर हफ्ते आती है। ये भाषा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाती है। हाँ, ये तो है। तारदी और जोहार ने खड़िया समुदाय के लोगों को एक पब्लिक स्क्वायर यानी एक साझा मंच दिया, जहां वे बात कर सके। बिल्कुल, जहां वे अपने समाज के नए मुद्दों पर अपनी ही भाषा में बहस कर सकते थे। इससे भाषा जिंदा रहती है और लगातार सांस लेती रहती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। अब हम इस चर्चा के सबसे भारी भरकम और समृद्ध हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि कुड़ुक साहित्य है। हाँ, कुड़ुक। रिसर्च में एक लाइन बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखी है कि झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे अधिक लिखित साहित्य कुड़ुक में ही मौजूद है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुड़ुक, जिसे उरांव भाषा भी कहा जाता है, उसने अपनी मौखिक परंपरा से छपाई की मशीनों तक जो छलांग लगाई है, वो सबसे तेज और सबसे कामयाब रही है। इसका अंदाजा मुझे इसके शुरुआती टाइमलाइन को देखकर ही लग गया था। मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखा इसमें। क्या पैटर्न? 1870 के दशक से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक विदेशी और ईसाई मिशनरियों के नामों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ, वो तो है। जैसे 1874 में ओ फ्लैक्स की एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज आई। उसी साल सर जॉर्ज कैंपबेल की एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया आई। फिर 1886 में एफ वैच का व्याकरण आया। ये सब अचानक कुड़ुक भाषा पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक था। उस समय उरांव जनजाति की आबादी काफी बड़ी थी और उनका सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना बहुत मजबूत था। अच्छा। ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों को ये समझ आ गया था कि अगर इस समुदाय के साथ संवाद करना है, उनके बीच काम करना है, तो उनकी भाषा का व्याकरण और डिक्शनरी बनाना ही पड़ेगा। आप समझिए। इसीलिए आप देखेंगे कि 1898 से 1903 के बीच फर्डिनेंड हॉर्न ने कुड़ुक ग्रामर और कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी तैयार कर दी। कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी, यानी अब सीधे कुड़ुक से ग्लोबल भाषा अंग्रेजी का पुल बन गया था। बिल्कुल। और इसी कड़ी में 1909 में ए ग्रेनार्ड ने कुड़ुक फोकलोर और 1924 में ए उरांव इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश की। इन कामों ने कुड़ुक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त भाषा बना दिया। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक भाषा विज्ञानी अब कुड़ुक की संरचना को समझ सकता था। लेकिन जैसा हमने हो भाषा के वक्त देखा था, असली बदलाव तो तब आता है जब समुदाय के लोग खुद कमान संभालते हैं। बिल्कुल सही बात है। 1941 में रेवहॉर्न और W.G. आर्चर ने लीलखोरा खेखिल छापी, जो ठीक था, लेकिन 1949 में जो हुआ ना, वो जबरदस्त था। हलात तिर्की जी का काम? हाँ, हलात तिर्की नाम के एक कुड़ुक विद्वान ने खुद अपनी भाषा का व्याकरण लिख डाला, कुड़ुक सराहा। सोचिए उस व्यक्ति के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है जब कोई बाहर का व्यक्ति आपकी भाषा का व्याकरण लिखता है, तो वो उसे एक ऑब्जेक्ट या वस्तु की तरह देखता है। हाँ, एक बाहरी नजरिए से। लेकिन जब हलात तिर्की जैसा इंसान कुड़ुक सराहा लिखता है, तो वो अपनी माँ बोली की उन छोटी छोटी बारीकियों, उन भावनाओं को भी व्याकरण में पिरोता है, जो शायद किसी अंग्रेज की पकड़ में कभी नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि अब हम अपनी कहानी खुद बताएंगे। और इसके ठीक एक साल बाद 1950 में जो हुआ, वो मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। क्या था वो? 1950 में कवि बिहारी लकड़ा जी ने कुड़ुक गीतों का एक बेहतरीन संकलन तैयार किया, जिसका नाम था कुड़ुक डंडी। और कमाल की बात देखिए, इस किताब को 53 साल बाद 2003 में साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से नवाजा गया। ये तथ्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साहित्य अकादमी सम्मान भारत के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। हाँ। 1950 में लिखी गई कोई क्षेत्रीय जनजातीय किताब आधी सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा सम्मान पाती है। ये क्या साबित करता है? यही कि उसमें कितनी गहराई थी। बिल्कुल, ये साबित करता है कि उस कुड़ुक डंडी में कितनी कालजाई गहराई थी। वो कोई मामूली रचना नहीं थी, वो कुड़ुक साहित्य का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी गूंज को दिल्ली के साहित्यिक गलियारों को भी सुनना पड़ा। और ये कोई इकलौती सफलता नहीं थी।
उसी दौर में 1950 में ही देवले कुजूर जी का कविता संग्रह मुता पुम्प झुम्पा भी आया। ऐसा लग रहा था जैसे 1940s और 1950s का दशक कुड़ुख साहित्य का कोई स्वर्ण युग था। बिल्कुल। और इस स्वर्ण युग की चमक को गांवों और कस्बों के हर घर तक पहुंचाने का काम वहां की पत्रकारिता ने किया। पत्रकारिता का रोल वाकई अहम रहा है। 1940 में इग्नेश बेग की मैगजीन आई बिजबीन को, और फिर अहलाद तिर्की जिन्होंने व्याकरण लिखा था, उन्होंने 1949 में बोलता और धुमकुड़ियां नाम की पत्रिकाएं निकाली। यहाँ मैं रुकना चाहूंगी, ये धुमकुड़ियां नाम बहुत खास है ना? हाँ, बहुत खास है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, धुमकुड़िया उराओ जनजाति का एक पारंपरिक युवा गृह होता है। एकदम सही। धुमकुड़िया सिर्फ एक हॉस्टल या घर नहीं होता। तो क्या होता है? ये उरांव समुदाय का एक ऐसा पारंपरिक स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां युवा अपनी संस्कृति, अपने गीत, नृत्य और जीवन के मूल्य सीखते हैं। अच्छा। जब अहलाद तिर्की अपनी पत्रिका का नाम धुमकुड़िया रखते हैं तो वो सीधा एक मैसेज दे रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये पत्रिका समाज की युवाओं के लिए विचारों का एक नया धुमकुड़िया है। वाओ! ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक पत्रकारिता ने अपनी जड़ों से सीधा संपर्क बनाए रखा। ये तो सच में बहुत ही शानदार मेटाफर है। तो अगर हम अपने आज के इस लंबे और गहरे सफर को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1840 में जब हो भाषा की पहली ग्रामर बुक छपी, तब से लेकर 2003 में कुड़ुख डंडी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने तक झारखंड की इन भाषाओं ने अपना एक पूरा ब्रह्मांड रच लिया है। बिल्कुल। यह सफर विदेशी विद्वानों की डिक्शनरी से शुरू होकर सतीश कोड़ा सेंगल और डॉक्टर जामुन सिंह सोय जैसे स्थानीय लेखकों के महाकाव्यों और उपन्यासों तक पहुंचा। फिर अब उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो आज की चर्चा का मुख्य केंद्र है, सदानी साहित्य। और इसमें सबसे पहला और बेहद प्रभावशाली नाम आता है खोटा साहित्य का। बिल्कुल। स्रोतों का अध्ययन करते हुए खोटा भाषा की उत्पत्ति के बारे में एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य सामने आया जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आप खरोष्टी लिपि वाले कनेक्शन की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। खोटा भाषा का संबंध सीधे तौर पर प्राचीन खरोष्ठी लिपि से बताया गया है। स्रोतों के अनुसार ये माना जाता है कि आधुनिक खोटा दरअसल उसी खरोष्ठी का अपभ्रंशित रूप है, या कह सकते हैं कि समय के साथ बदलावा रूप है। हाँ, और इसमें हैरानी की बात यह है कि खरोष्ठी कोई साधारण लिपि नहीं थी। ये सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जुड़ी हुई है। और प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम भारत में इसका भारी उपयोग होता था। सोचिए, एक प्राचीन लिपि का सफर तय करके झारखंड के जंगलों और पठारों तक पहुंचना कितनी असाधारण बात है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हजारों साल पहले जो लिपि व्यापार या पुराने साम्राज्यों का हिस्सा हुआ करती थी, उसकी गूंज आज भी झारखंड के सदानी साहित्य में जिंदा है। सच में भाषाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे भौगोलिक दूरियों को पार करती हैं और स्थानीय रंग में ढलकर एक नया रूप ले लेती हैं। और खोरठा के इस ऐतिहासिक जुड़ाव के साथ साथ अगर इसके शुरुआती साहित्य की विषय वस्तु पर गौर किया जाए तो स्रोतों से पता चलता है कि इसमें मुख्य रूप से राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी की कथाओं का भारी दबदबा रहा है। यह प्रवृत्ति दिखाती है कि खोरठा का प्रारंभिक साहित्य बहुत लंबे समय तक मौखिक परंपराओं में जीवित रहा, जहां राज दरबारों के किस्से और नायक नायिकाओं की शौर्य गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गाकर सुनाई जाती थीं। बिल्कुल, ये किसी प्राचीन गाथा को सजीव होते हुए देखने जैसा ही है। और जब खोरठा साहित्य के लिखित रूप और उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले लोगों की बात होती है तो एक नाम जो सबसे ऊपर चमकता है वो है श्रीनिवास पानोरी जी का। पानोरी जी का योगदान तो खैर अतुलनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि पानोरी जी ने खोटा साहित्य को एक ग्रामीण बोली के दर्जे से उठाकर एक गंभीर साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का बीड़ा ही उठा लिया था। हाँ, स्रोतों में उनके कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुरुआती कार्यों का उल्लेख है, जैसे 1951 में आई उनकी रचना तितकी। इसने एक नई शुरुआत की। तितकी। फिर 1954 में उनका एक बेहतरीन कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बाल किरण। और उसी वर्ष एक और प्रभावशाली रचना आई दिव्य ज्योति। बिल्कुल। इसके बाद 1957 में तो एक तरह से इतिहास ही रचा गया जब मातृभाषा नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जो कि प्रथम खोटा पत्रिका थी। इसने स्थानीय लेखकों को अपनी बात कहने का एक बहुत बड़ा मंच प्रदान किया। श्रीनिवास पानोरी जी का यह योगदान सच में एक साहित्यिक पुनर्जागरण की तरह था। और उनका सफर केवल पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं रहा।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उनकी दृष्टि और अधिक व्यापक होती गई। 1968 में उन्होंने मेघदूत की रचना की। अब मेघदूत तो मूल रूप से महाकवि कालिदास की संस्कृत रचना है। एकदम सही। और एक क्षेत्रीय भाषा में मेघदूत का आना ये दर्शाता है कि खोटा भाषा अब शास्त्रीय और उच्च वर्गीय साहित्य को भी अपने भीतर समाहित करने में पूरी तरह सक्षम हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद 1970 में खोटा भाषा में एक पाक्षिक पत्रिका शुरू की गई, जिसका नाम ही खोटा रखा गया। और उसी वर्ष यानी 1970 में ही पानुरी जी का एक खंड काव्य भी प्रकाशित हुआ था, रामकथामृत। हाँ, कविताओं से लेकर पत्रिका संपादन, शास्त्रीय अनुवाद और फिर खंडकाव्य तक का उनका ये सफर ये साबित करता है कि खोटा एक संपूर्ण और समृद्ध साहित्यिक भाषा है। ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। लेकिन खोटा साहित्य का ये परिदृश्य केवल एक रचनाकार तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में और भी कई महान साहित्यकारों का जिक्र है जिन्होंने इस भाषा की जड़ों को और गहरा किया है। उदाहरण के लिए गजाधर महतो जी की बात करें, जिनका 1988 में एक कहानी संग्रह आया था, पुटुस फूल। पुटूस झारखंड में पाया जाने वाला एक बहुत ही आम कंटीला लेकिन बेहद खूबसूरत जंगली फूल है। हाँ, इस शीर्षक से ही ये महसूस होता है कि यह साहित्य अपनी जमीन की असलियत और उसकी जंगली सुंदरता से कितना जुड़ा है। और फिर 1992 में सुकुमार जी का एक बहुत चर्चित नाटक आया जिसका नाम था डाहा। डाह का अर्थ ईर्ष्या या जलन होता है, जो शायद ग्रामीण समाज की भीतरी खटास और मानवीय स्वभाव पर एक गहरी चोट करता है। साहित्य हमेशा समाज का दर्पण होता है। एकदम सही कहा आपने। इसके आगे के क्रम को देखें तो 1992 में ही वंशी डाल की रचना डिंडाक डोवानी सामने आई। और ठीक एक साल बाद 1993 में फूलचंद महतो जी ने भीम सेक संत की रचना की। फिर 1995 में श्याम सुंदर जी की मुक्ति डहर प्रकाशित हुई। डहर यानी रास्ता और मुक्ति डहर का अर्थ है मुक्ति का मार्ग, जो शायद उस दौर के सामाजिक या राजनीतिक संघर्षों को दर्शाता हो। इसके बाद 1999 में गिरधारी गोस्वामी जी ने लुवाठी नाम की एक पत्रिका निकाली। लुवाठी जलती हुई लकड़ी को कहते हैं, जो अंधकार में रोशनी दिखाने का प्रतीक है। बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। और एके झा जी की रचना मेका मेकी नमिट माट का उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन सभी नामों की बुनावट पर गौर करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये साहित्य महलों की भाषा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ये विषय बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पूरी सूची को देखने पर यह समझ आता है कि यह महज कुछ किताबों का संकलन नहीं है। इसमें कहानी संग्रह भी हैं, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते नाटक भी हैं और जनता तक सीधे पहुंचने वाली पत्रिकाएं भी हैं। ये एक ऐसी भाषा की जीवंत कहानी है जो अपने समाज के साथ साथ विकसित हो रही है। एकदम। और इसी विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सदानी साहित्य के दूसरे सबसे मजबूत स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, नागपुरी साहित्य। सदानी भाषाओं में नागपुरी का लिखित साहित्य सबसे अधिक समृद्ध और ऐतिहासिक रूप से संपन्न है। नागपुरी साहित्य की ये संपन्नता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस भाषाई इतिहास है। और इसी लिखित परंपरा के अंतर्गत एक ऐसा ऐतिहासिक मील का पत्थर मौजूद है जो किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप उस व्याकरण की किताब की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोतों के अनुसार 1896 ईस्वी में E.H. विटली द्वारा नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण लिखा गया था। इस ऐतिहासिक पुस्तक का नाम था नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुरी। 19वीं सदी के अंत में एक क्षेत्रीय भाषा का इतना विस्तृत व्याकरण लिखा जाना वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो व्याकरण किसी भी भाषा के लिए एक कंकाल या एक बुनियादी ढांचे का काम करता है। व्याकरण के बिना भाषा केवल एक बोली तक सीमित रह जाती है। बिल्कुल। 1896 में E.H. विटली द्वारा ये व्याकरण लिखे जाने से नागपुरी को एक आधिकारिक पहचान मिली। उसके नियम तय हुए और एक ऐसा स्थायित्व मिला जिस पर आगे चलकर विशाल और विविध साहित्यिक महल खड़े किए जा सकें। इसी व्याकरण ने नागपुरी को एक स्थापित साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यही कारण है कि नागपुरी में इतनी विशाल और विविध प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। स्रोतों में रचनाकारों की जो सूची दी गई है वो अपने आप में एक पूरे पुस्तकालय के बराबर है। इसे कुछ अलग अलग विषयों में बांटकर देखना ज्यादा आसान होगा। जैसे इतिहास और वंशावली की बात करें तो बेनीराम मथा ने नागवंशावली की रचना की, जो छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं के पूरे इतिहास को दर्ज करने का एक शानदार प्रयास है।
वहीं घासीराम जी की रचनाओं में एक अलग ही लय दिखाई देती है। नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना और झूमर जैसी उनकी रचनाएं। इन नामों से ही एक संगीतात्मय अनुभूति होती है जो स्थानीय त्योहारों और उल्लास से गहराई से जुड़ी है। और एक तरफ जहां लोकगीत और इतिहास लिखे जा रहे थे, वहीं कंचन जी ने पौराणिक कथाओं को नागपुरी में ढालने का एक अभूतपूर्व काम किया। हाँ, उनकी रचनाओं की सूची तो देखिए। महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषा हरण और कृष्ण चरित्र। महाकाव्यों को संस्कृत या खड़ी बोली हिंदी से निकालकर ठेठ नागपुरी में प्रस्तुत करने का अर्थ था कि अब गांव-गांव के लोग अपने ही शब्दों में इन महाकाव्यों को पढ़ सकते थे। ये साहित्य के लोकतंत्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और लोक कथाओं की बात करें तो धनीराम बख्शी जी का योगदान एकदम अतुलनीय नजर आता है। उनकी कहानियों के शीर्षक ही सीधे घरों के आंगनों से जुड़े हुए महसूस होते हैं, जैसे जीतिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फोगली बुढ़ियाकर कहानी और करम महात्म्य। फोगली बुढ़ियाकर कहानी का जिक्र आते ही मन में एक ऐसी छवि बनती है जहां रात के समय आग के पास बैठकर दादी नानी बच्चों को किस्से सुना रही हैं। सच में। इसके साथ ही बीपी केसरी जी की कृतियां जैसे कांटी और नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा भी शामिल है। ये नेरुआ लोटा शीर्षक अपने आप में इतना अनूठा है कि तुरंत ध्यान खींच लेता है। आधुनिक विषयों, रोजमर्रा के संघर्षों और राजनीतिक चेतना पर भी नागपुरी में कलम खूब चली। श्रवण गोस्वामी जी की रचनाएं सेवा और नौकरी और तेतर की छां ये दिखाती हैं कि नागपुरी साहित्य केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने नौकरी पेशे और आधुनिक जीवन की जद्दोजहद को भी बखूबी उकेरा। इसके अलावा गिरधारी राम गोंजू जी ने ऐतिहासिक और राजनीतिक चेतना जगाने का महत्वपूर्ण काम किया। उनकी रचनाएं मरंगोम के, जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा झारखंड के असल महानायकों को अमर बनाती हैं। इस खजाने में प्रफुल्ल कुमार राय की सोंझेर, काली कुमार सुमन की खुंखड़ी रुगड़ा और देवघड़िया जी की हनल चरित्र जैसे अनमोल रत्न भी शामिल हैं। खुंखड़ी रोगड़ा का नाम सुनकर ही शायद किसी को भी भूख लग जाए। हाँ, क्योंकि रुगड़ा झारखंड का एक बेहद स्वादिष्ट और प्रसिद्ध स्थानीय मशरूम है जो बारिश के मौसम में जंगलों में मिलता है। एक साहित्यिक रचना का नाम स्थानीय भोजन पर होना यह साबित करता है कि यह साहित्य अपनी मिट्टी और अपनी पारिस्थितिकी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच स्रोतों में एक ऐसा तथ्य भी दर्ज है जिसने एक पल के लिए सोचने पर विवश कर दिया। कौन सा तथ्य? वर्ष 1964 में फादर पीटर शांति नवरंगी ने नागपुरी भाषा में एक बहुत ही विशेष किताब लिखी जिसका नाम था ईसु चरित चिंतामणि। अरे हाँ, ये विशिष्ट तथ्य सदानी साहित्य के लचीलेपन और उसकी व्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ईसु चरित चिंतामणि में ईसा मसीह के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन किया गया है। ये विचार करना ही कितना अद्भुत है कि एक ही भाषा जो अपने भीतर महाभारत, कृष्ण चरित्र और स्थानीय लोकगीतों को समेटे हुए है, वही भाषा ईसाई धर्म की शिक्षाओं को भी पूरी सहजता से अपना रही है। ये इस बात का सबूत है कि नागपुरी साहित्य किसी एक विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक विचारधारा का मोहताज नहीं है। इसने कितनी विविध मान्यताओं और धर्मों को अपने भीतर एक साथ पिरोया है। बिल्कुल। संस्कृतियों के इसी खूबसूरत संगम से आगे बढ़ते हुए अब हम पंचपरगनिया साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। स्रोतों के अनुसार पंचपरगनिया साहित्य को आकार देने का श्रेय विनोदिया कवि या जिन्हें विनोद कवि भी कहा जाता है, उन्हें दिया जाता है। उनकी एक अत्यंत प्रमुख रचना है जिसका नाम है छोटा नागपुर ताल मंजरी। पंचपरगनिया साहित्य की अपनी एक अलग ही दार्शनिक और आध्यात्मिक गहराई है। इस साहित्य का विश्लेषण करने पर एक बात जो उभर कर आती है वो है अपने क्षेत्र और परिवेश के प्रति अत्यधिक सजगता। लेकिन इसके साथ ही इसमें वैष्णव भक्ति की एक बहुत ही गहरी और भावपूर्ण झलक दिखाई पड़ती है, जहां ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। और बात सिर्फ वैष्णव भक्ति तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम का जिक्र है, कवि सोबरन। हाँ, कवि सोबरन ने पंचपरगनिया साहित्य के भीतर कबीरपंथी धारा को भारी प्रोत्साहन दिया। ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास और संगम है। कैसे? मतलब एक ही क्षेत्रीय साहित्य के भीतर वैष्णव भक्ति का वो कोमल सगुण प्रेम भी है और कबीरपंथी विचारधारा का वो निर्गुण तार्किक स्वरूप भी मौजूद है। बिल्कुल सही। ये विरोधाभास नहीं बल्कि भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी खूबी है। पंचपरगनिया साहित्य ये सिखाता है कि कैसे धर्म, प्रकृति और तार्किक चिंतन को
एक ही भाषाई धामे में बांधा जा सकता है। ये साबित करता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक विचारों को सरलता से व्यक्त करने की पूरी क्षमता होती है। एकदम। और अब इस विस्तृत चर्चा के अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर रुख करते हैं, कुरमाली साहित्य। कुरमाली भाषा के संदर्भ में स्रोतों में जो सबसे पहला तथ्य बताया गया है वो ये है कि इस भाषा पर प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह द्वारा किया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक सच्चाई भी जुड़ी है जिसका सामना अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं को करना पड़ता है। वो ये है कि कुरमाली का लिखित साहित्य अत्यंत कम मात्रा में उपलब्ध है। लिखित साहित्य का कम होना एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन ये इस बात का संकेत कतई नहीं है कि भाषा कमजोर है। लोकगीतों और किंवदंतियों के रूप में पीढ़ियों तक चलती है, बस उन्हें कागज पर उतारने की प्रक्रिया देर से शुरू होती है। कम लिखित दस्तावेज होने के बावजूद कुरमाली का जो भी साहित्य आज उपलब्ध है वो सांस्कृतिक दृष्टि से किसी बहुमूल्य धरोहर से कम नहीं है। निश्चित रूप से। और हमारे पास उस बहुमूल्य धरोहर से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाओं की एक सूची भी है। इनमें सबसे पहला नाम जगराम जी का आता है, जिनकी रचना जगरामी नारायण बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद बुधु महतो जी का करमगीत और निरंजन महतो जी का निठापाला है। करमगीत तो स्पष्ट रूप से झारखंड के सबसे प्रमुख प्रकृति पर्व करम से जुड़ा हुआ लोकगीत है, जिसे अब एक लिखित रूप दे दिया गया है। इसके अलावा सृष्टिधर सिंह कोटियार जी का साहित्यिक योगदान बहुत ही व्यापक रहा है। स्रोतों में उनकी 3 प्रमुख रचनाओं को दर्ज किया गया है: भात भगवान, घेवड़ा और साधन संगीत। समाजशास्त्र बयां कर देता है, एक कृषक समाज में जहां जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर हो, वहां अन्न को ही ईश्वर का रूप माना जाना बहुत स्वाभाविक है। इसके बाद खुदीराम महतो जी की कुरमाली भाषा तत्व का नाम आता है, जो संभवतः इस भाषा के व्याकरण या उसके भाषाई ढांचे की वैज्ञानिक व्याख्या करती है। और राजेंद्र प्रसाद महतो जी की कपिला मंगल भी इस कड़ी में एक बहुत ही अहम रचना है। डॉक्टर नंद किशोर सिंह, जिन्होंने कुरमाली भाषा पर वो पहला शोध किया था, उनकी अपनी एक पुस्तक का जिक्र भी यहाँ मौजूद है, पथे चलक लेहा। नमस्कार। और इस सूची के अंत में एक बहुत ही संगीतमय रचना का नाम दर्ज है, आदि झुमरी गीत, जिसे राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव ने लिखा है। तो आखिर इस सब का क्या अर्थ है? अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि झारखंड का सदानी साहित्य, चाहे वो खरोष्टी लिपि से उपजा खोरठा हो, व्याकरण से बंधा नागपुरी हो, दर्शन से भरा पंचपरगानिया हो या माटी से जुड़ा कुरमाली हो, ये मात्र कुछ कहानियों का साधारण संग्रह नहीं है। ये एक जीता जागता और धड़कता हुआ इतिहास है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उन लिपियों की गूंज है जो समय की आंधियों को पार करके आज भी सुनाई दे रही है। ये ईसाई धर्म ग्रंथों का एक बिल्कुल स्थानीय रूपांतरण है। और ये वैष्णव तथा कबीरपंथी जैसी महान विचारधाराओं का एक ऐसा संगम है जो सीधे आम इंसान के हृदय तक पहुंचता है। ये साहित्य झारखंड की विविधता और उसकी गहरी बौद्धिक क्षमता का एक अटूट दस्तावेज है। उतनी ही गहराई से जुड़ी है। और इसके बाद आती है तीसरी सबसे बड़ी शाखा, यानी हिंदी साहित्य, जिस पर हमारे आज के इस डीप डाइव में सबसे ज्यादा फोकस है। एग्जैक्टली। और इस हिंदी साहित्य को भी 2 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। कहानियां, उपन्यास और नाटक आते हैं, और पद्य जिसमें कविताएं आती हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक ही क्षेत्र में एक्सप्रेशन के कितने अलग-अलग तरीके विकसित हो रहे थे। और ये सिर्फ लिखने के तरीकों का अंतर नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। वो कैसे? देखिए, जब किसी घटना का सीधा और सजीव वर्णन करना होता है तो लेखक कहानी चुनता है। जब उसको किसी विचार को बहुत विस्तार से बुनना हो तो वो उपन्यास की तरफ जाता है। और जब समाज के सामने कोई ज्वलंत मुद्दा पेश करना हो जिसे लोग एक साथ बैठकर देख सकें तो नाटक का जन्म होता है। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इसी गद्य साहित्य की दुनिया में चलते हैं। कहानियों और उपन्यासों का वो दौर जिसने झारखंड को कई दिग्गज रचनाकार दिए। अगर हम कहानियों को देखें तो ये पीढ़ियों के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। हाँ, जेनरेशंस के हिसाब से। जैसे वैद्यनाथ पोद्दार को झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है, और उनके बाद आते हैं राधा कृष्ण, जिन्हें द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार कहा जाता है। राधा कृष्ण जी की एक बहुत ही चर्चित कहानी है सिन्हा साहब, जो 1929 के आसपास आई थी। और उनकी एक और रचना रामलीला का भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है।
बिल्कुल। आप सोचिए 1929 का समय, यानी आज से लगभग 100 साल पहले उस समय की कहानियों में समाज का कैसा आईना रहा होगा। उस दौर की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थे, वो समाज का एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस थे। इसी दौर में विद्याभूषण जी की कहानी चेहरे के नीचे चेहरा और योगेंद्र नाथ सिन्हा की चलो बादल में छिप जाएं जैसी कहानियां सामने आती हैं। चेहरे के नीचे चेहरा, ये टाइटल ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। ये इंसान के दोहरेपन और शहरीकरण के शुरुआती दौर में बदलते ह्यूमन बिहेवियर की तरफ इशारा करता है। ये सब एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा जा रहा था। वही बात है। और कहानियों के इस मनोवैज्ञानिक दुनिया से निकलकर जब हम उपन्यास यानी नॉवेल्स की तरफ आते हैं, हाँ। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, हाँ। आपको पता है कब लिखा गया था? जी, ये साल 1906 में प्रकाशित हुआ था। हाँ, 1906 में रामचरित सिंह वल्लभ का लिखा हुआ राजपूतानी शान, ये उस क्षेत्र का पहला उपन्यास माना जाता है। मैं सोच रहा था कि 1906 का वो दौर तो भारत में नेशनल लेवल पर बड़े पॉलिटिकल बदलाव का दौर था। आपने बिल्कुल सही लिंक पकड़ा है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन पूरे उफान पर था और झारखंड उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के काफी करीब था, तो वहां भी इसकी लहरें पहुंच रही थी। तो ऐसे माहौल में राजपूतानी शान जैसे टाइटल का आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जब समाज विदेशी सत्ता के खिलाफ खड़ा हो रहा होता है तो उसको अपने ऐतिहासिक गौरव और शान की कहानियों की जरूरत होती है ताकि लोगों में आत्मविश्वास भर सके। ये उपन्यास उसी कल्चरल जरूरत का हिस्सा था। कमाल की बात है कि एक उपन्यास कैसे अपने आसपास के राजनीतिक माहौल का जवाब हो सकता है। इसके बाद तो जैसे एक पूरी परंपरा ही शुरू हो गई। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरते हैं इस लिस्ट में। हाँ, और उनकी रचनाओं की लिस्ट देखिए कितनी विविध है। एक तरफ वो स्वयं सेवक लिखते हैं और दूसरी तरफ मम्मी बिगड़ेंगी और सन्नाटे के सपने। हाँ, ये वैरायटी दिखाती है कि समाज कैसे बदल रहा था। स्वयं सेवक शायद समाज सेवा से जुड़ा हो, पर मम्मी बिगड़ेंगी क्लियरली मॉडर्न होते मिडिल क्लास परिवारों पर एक व्यंग्य लगता है। इसके साथ ही हवलदारी रामगुप्ता हल्दर का एक उपन्यास है कंगाल की बेटी, जो उस दौर की आर्थिक विषमताओं की कड़वी सच्चाई दिखाता है। सही कहा। साहित्य अब राजा महाराजाओं से निकलकर आम आदमी और हाशिए पर खड़े लोगों की बात कर रहा था। और हाशिए पर खड़े लोगों की बात चली है तो रणेंद्र जी की रचनाओं का जिक्र जरूरी हो जाता है। हमारे रिसर्च नोट्स में उनकी 3 किताबें बहुत प्रोमिनेंट हैं। गायब होता हुआ देश, गूंगी रुलाई का कोरस और ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता, ये नाम अपने आप में एक गहरा विरोधाभास है। हाँ, एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है और दूसरी तरफ आदिवासियों के अपने देवता हैं। उनका अपना जल, जंगल और जमीन है। रापेंद्रा जी का साहित्य उस विकास के मॉडल पर बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है जहां विकास की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। जब मल्टीनेशनल कंपनियां किसी खनिज बहुल क्षेत्र में आती हैं तो वहां के मूल निवासियों का क्या होता है, ये किताबें उस दर्द को बयान करती हैं। गायब होता हुआ देश सिर्फ जमीन छीनने की कहानी नहीं है। जमीन जाती है तो उसके साथ भाषा, गीत और एक पूरी सभ्यता गायब होने लगती है। उसको बचाने की कोशिश है ये। बिल्कुल। उपन्यासों के बाद अगर हम रंगमंच यानी नाटकों की तरफ चलें तो वहां का प्रभाव थोड़ा अलग होता है। और यहां भी एक हिस्टोरिकल डेट है हमारे पास, 1913। हाँ, 1913 में अनंत सहाय अखौरी का नाटक ग्रह का फेर सामने आया था। इसे झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। 1906 में पहला उपन्यास और फिर सिर्फ 7 साल बाद पहला नाटक। ये दिखाता है कि अपनी बात कहने की कितनी बेचैनी थी उस वक्त। और नाटक हमेशा एक ग्रुप एक्सपीरियंस होता है। किताब आप अकेले पढ़ सकते हैं, पर नाटक के लिए आपको समाज पे साथ बैठना पड़ता है। इसका आना बताता है कि लोग किन मुद्दों पर साथ मिलकर चर्चा करना चाहते थे। इसमें श्रवण कुमार गोस्वामी का एक नाटक है, पति सुभार केंद्र। ये टाइटल सुनकर ही लगता है कि ये सामाजिक विद्रूपताओं पर एक तीखा हास्य व्यंग रहा होगा। हाँ, गंभीर माहौल में भी साहित्य खुद पर हंसने और सुधार की गुंजाइश ढूंढ रहा था। वही राधा कृष्ण जी जिनकी कहानियां हमने डिस्कस की, उनका एक नाटक था भारत छोड़ो 1947, जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा है। और बलमुकुंद पैन्यूली का रावण वध, जो पौराणिक कथाओं को नए तरीके से पेश कर रहा था। गद्य के बाद अगर हम पद्य साहित्य यानी कविता की दुनिया को देखें तो वहां की गहराई और भी अलग है। वैद्यनाथ पोद्दार का नाम यहाँ बहुत सम्मान से लिया जाता है। लोग उन्हें बायजू बाबू कहते थे। उसके अलावा चिरंजीलाल शर्मा जैसे कवि भी थे जो हास्य रस लिखते थे। और कविराज देवकीनंदन शर्मा का नाम भी आता है।
लेकिन जरा इन काव्य संग्रहों के टाइटल देखिए। सत्यनारायण शर्मा का मरुपथ, राधा कृष्ण का सोमदेव और गोपाल दास मुंजिल का घने अंधकार की ओर। घने अंधकार की ओर। जब कोई कवि अंधकार की बात करता है तो वो सिर्फ रात की बात नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। ये अंधकार औपनिवेशिक गुलामी का हो सकता है, सामाजिक कुरीतियों का या किसी के अंदर के संघर्ष का हो सकता है। जो बातें हजारों पन्नों का गद्य नहीं कह पाता, वो कविताएं चंद शब्दों में कह देती हैं। वही तो कविता की सबसे बड़ी शक्ति है, रूपक और प्रतीक। उस वक्त सीधे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखना आसान नहीं था, तो ऐसे में घने अंधकार जैसे प्रतीक बहुत काम आते थे। आम जनता समझ जाती थी और ये सीधे राजद्रोह के दायरे में भी नहीं आते थे। अब तक तो हमने कहानी, उपन्यास, नाटक और कविता के फॉर्म और उनके विकास की बात की, लेकिन अब इस चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जहां साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, वो इतिहास, विवाद, आदिवासी अस्मिता और कभी-कभी एक हथियार बन जाता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर रामदयाल मुंडा की किताब आदि धर्म। इस किताब ने आदिवासी जीवन दर्शन को लिखित रूप में सहेजने का एक बहुत बड़ा काम किया। आदि धर्म सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के अस्तित्व का मैनिफेस्टो है। आदिवासी परंपराएं ज्यादातर मौखिक रही हैं, गीतों और कथाओं में। जब उन्हें एक एकेडमिक और फिलॉसफिकल फ्रेम दिया गया, तो इसने नेशनल लेवल पर आदिवासी विमर्श को नई दिशा दी। इस विमर्श से जुड़ी एक और बहुत खास किताब का जिक्र हमारे नोट्स में है, महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्यर अधिकार। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये किताब तो असल में बंगा भाषा में लिखी गई थी, फिर इसको झारखंड के साहित्य में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्योंकि भाषा भले ही बंगला हो, पर उस किताब की आत्मा झारखंड के जंगलों में ही बसती है। अरण्यर अधिकार का मतलब होता है जंगल पर अधिकार, और ये महान आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान पर आधारित है। हाँ, उलगुलान यानी उनका विद्रोह। बिल्कुल। इस किताब ने बिरसा मुंडा के संघर्ष को क्षेत्रीय इतिहास से निकालकर भारतीय साहित्य के राष्ट्रीय पटल पर रख दिया था। और इसी तरह केस सिंह की इंग्लिश किताब भी है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। इसने पूरी दुनिया के एकेडमिक जगत का ध्यान झारखंड के आदिवासी संघर्षों की तरफ खींचा। ये बहुत तगड़ी बात है कि एक राज्य के नायक अलग अलग भाषाओं के लेखकों को इंस्पायर कर रहे थे। पर देखिए, जहां विचार इतने शक्तिशाली होते हैं, वहां सत्ता के साथ टकराव होना तो तय है। इसी वजह से कुछ किताबों पर प्रतिबंध भी लगाए गए। प्रतिबंध का इतिहास तो हमेशा से सत्ता के डर को ही दिखाता है। हाँ, हमारे दस्तावेजों में 2 ऐसी किताबों का जिक्र है। पहली है साखाराम गणेश देवस्कर की बुक देसर कथा। जब ये किताब आई थी तो इससे बंगाल और झारखंड के इलाकों में राष्ट्रवाद और स्वदेशी की ऐसी आग लगाई कि अंग्रेजों को घबराहट में इस पर बैन लगाना पड़ा। उन्हें समझ आ गया था कि ये पन्ने गोलियों से ज्यादा तेज असर कर रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ अंग्रेजों तक नहीं रुका। आधुनिक काल में भी हंसदास सोवेंद्रा शेखर की किताब द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास्की को लेकर बहुत विवाद हुआ और उसे प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ हम किसी राजनीतिक विचारधारा या कंट्रोवर्सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना है। हाँ, बस एक हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में ये देखना जरूरी है कि आज के दौर में भी साहित्य में वो ताकत बची है जो एस्टैब्लिश हुए ढांचों को झकझोर सकती है। तभी तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं। साहित्य का काम ही है समाज को आईना दिखाना। थोड़ी असहजता तो होगी ही, लेकिन विवादों से अलग इस साहित्य ने मॉडर्न टाइम में बहुत से अवार्ड्स और नेशनल रिकॉग्निशन भी हासिल की है। बिल्कुल, नीलोत्पल मृणाल का नाम तो आज के यूथ में बहुत पॉपुलर है। उनकी किताबें डार्क हॉर्स और औघड़। हाँ, डार्क हॉर्स को तो 2016 में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार भी मिला था। सही कहा। जो बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जिसमें से बहुत से झारखंड और बिहार से आते हैं, उनके स्ट्रगल को ये किताब बहुत डीपली कैप्चर करती है। ये सिर्फ एक ऑथर की सक्सेस नहीं है, ये दिखाता है कि झारखंड की कहानियां अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा बाल साहित्य में जोबा मुर्मू की संथाली बुक ओलोन बहा यानी अलंकार पुष्पा, उसको बाल साहित्य पुरस्कार मिला। किसी भाषा में बच्चों के लिए अच्छा साहित्य लिखा जाना दिखाता है कि उस भाषा का भविष्य सुरक्षित है। संथाली भाषा की पहली छोटी कहानी का कलेक्शन कुकमू भी तो इसी विकास का हिस्सा है। और आज के दौर के इंग्लिश ऑथर्स को हम कैसे भूल सकते हैं? एक वक्त था जब लोग सोचते थे झारखंड मतलब सिर्फ खदानें और जंगल। हाँ, पर तुहीन सिन्हा, स्वप्निल पांडे और निकिता सिंह जैसे लेखकों ने इस इमेज को बदला है। तुहीन सिन्हा की द थिंग कॉल्ड लव या 22 यार्ड्स,
स्वप्निल पांडे की द सोल्जर्स गर्ल, निकिता सिंह की लव एट फेसबुक। ये सब दिखाता है कि वहाँ का यूथ ग्लोबल है। वो अर्बन रोमांस, स्टार्टअप कल्चर और सोशल मीडिया के रिश्तों पर उतनी ही आसानी से लिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चेतन महाजन की किताब द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल है, जो जेल की सच्चाई सामने लाती है, और सादियो रॉय की राभर की राजानी, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पर एक डायरेक्ट अटैक है। यानी आयाम बहुत सारे हैं। 1906 के राजपूतनी शान से लेकर मॉडर्न अर्बन बुक्स तक और आदि धर्म से लेकर पॉलिटिकल करप्शन पर लिखी किताबों तक। वो बात आज बिल्कुल सच साबित होती है। उन्होंने हर दौर के चैलेंजेस को अपनी कलम से इतिहास में दर्ज कर दिया। बिल्कुल, हर पीढ़ी ने अपने वक्त का सच पूरी ईमानदारी से कागज पर उतारा है। आज के इस डीप डाइव को अब हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम विचार है जो इस पूरे एनालिसिस से निकल कर आता है, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। वो क्या? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अक्सर राजाओं, युद्धों और उनकी ताकत के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हथियारों और सेनाओं की कहानियां होती हैं। लेकिन आज जब हमने देखा कि कैसे एक आम सी किताब, देशतकथा जैसी एक आम सी किताब को एक इतने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य ने डर के मारे प्रतिबंधित कर दिया, तो एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि तोपों और सेनाओं से लैस एक ताकतवर हुकूमत लेखकों की एक छोटी सी कलम से, उनके कागज के पन्नों से इतना खौफ खाती है? सत्ता हमेशा किताबों और विचारों से क्यों डरती आई है? बहुत गहरा सवाल है ये। शायद इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि असली इतिहास उन राजाओं की ड्राई डेट्स में नहीं, बल्कि उन कहानियों और कविताओं में बसता है जिन्हें बैन कर दिया गया। सोचिए, विचार और साहित्य में ऐसे क्या ताकत है जो हर दौर में गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है? इस सोच के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.